बच्चों कल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम डिमांड कब कब करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? जब जब भी हमारे यहाँ से क्या होना है, आउटफ्लो होना है। क्या होना है? आउटफ्लो। अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि कुछ ऐसे रीजंस मेंशन करो या कुछ ऐसे पॉइंटर्स मेंशन करो कि जिनसे हमें ये पता पड़े कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है। हाँ, फिर वो आपने पहले क्या किया था कि पहले उसमें आपने एज इट इज हेडिंग लिख दी जो इसमें थी, लेकिन फिर मैं ना बेसिकली क्योंकि मैंने लिखा था मेंशन, बच्चों ने क्या किया, बच्चे ना मतलब मेहरबान होते तो पूरे ही होते हैं, फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा। मैंने मांगा वन लाइनर हेडिंग मांगी थी मैंने बस। मतलब मेरा पर्पस क्या था, जैसे कि क्या है ना कि आपने बोला रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, तो समझ में आती है बात कि हाँ रीपेमेंट हो रहा है। अच्छा, इंपोर्ट में भी समझ में आती है क्योंकि इंपोर्ट में पेमेंट करनी है। आपने लिखा केवल थर्ड हेडिंग को लिखा टूरिज्म, इसी में लिख देते ना कि टूरिज्म कैसे, ये तो दो टाइप से हो सकता है ना, बाहर के लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ के लोग बाहर भी जा सकते हैं। तो मेरा मकसद था पूछना आपसे कि कौन से लोग कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने फिर पूरा ही एक्सप्लेन किया। हमारी सोसाइटी या तो लव पे चलती है या हेट पे चलती है। बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं बताएंगे, और बताएंगे तो फिर सब कुछ बताएंगे, मीडियम कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। चलो देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड, उसमें सबसे पहले डिमांड के फैक्टर्स देखते हैं कि कब कब हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। पहला, जब हमें रीपेमेंट करनी होगी किसकी, इंटरनेशनल लोन्स की, तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हम डिमांड करेंगे। दूसरा, जब जब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट है टूरिज्म के लिए, यानी कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे कोई टूर के लिए, तो उस केस में हम फॉरेन करेंसी की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। अच्छा, इस हेडिंग में कोई डाउट नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरी हेडिंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रोड, बाहर जा रहे हैं यहाँ से, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने डाला था कि इसके अदर बाकी नाम बताओ, उसका तो आंसर आई थिंक किसी ने किया नहीं था। चार पांच नाम उसमें किसी ने भी नहीं बताया जब तक मैं ऑनलाइन था, नहीं बताए। इसके चार पांच नाम पूछे थे ना, बताना चलो कौन कौन होते एक बार बताओ। यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर, तीसरा कौन से, रेमिटेंस, रेमिटेंस बोलते हैं, चौथा अनरिक्वेटेड ट्रांसफर या पर्सनल रेमिटेंस भी इनको बोला जाता है। क्या इनके बदले में कोई गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं क्या? तभी तो ये वन साइडेड होते हैं। हाँ, कौन सी सप्लाई, इक्विलिब्रियम सप्लाई होता है इसका नाम। इक्विलिब्रियम सप्लाई नहीं होता इसका नाम, वो कोई और टॉपिक, मैंने किसी और टॉपिक में बोला होगा, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम सप्लाई कब बोला मैंने, बोला ही नहीं मैंने, तुम अपने मन से बोल रहे हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। जैसे ये इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम केवल ये लिखते हो कि इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा ना यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ हो भी सकती है और यहाँ के लोग बाहर भी कर सकते हैं, तो किस केस में बताओगे आपकी डिमांड हो रही है, जब यहाँ के लोग बाहर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों, सारे बच्चे एग्री करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड करने वाले, तभी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, स्पेकुलेशन। जब हमारे लोग, हमारे देश के लोग हमारी ही करेंसी की बर्बादी का मजा लेना चाहते हैं, यानी कि जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो उस टाइम पे वो पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आप सारे बच्चों को पता है कि जब भी करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो उस केस में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है। ठीक है ना। तो आज मैं क्या करूंगा, डॉलर खरीदूंगा, और मेरे को बस मैं, मेरे मन में ये आ रहा है कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। और लेट सपोज मैंने 70 रुपए में डॉलर परचेज किया था, तो मैं अब उसे 75 में, 80 में, 85 में, 90 में बेचने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो इस टाइम पे स्पेकुलेशन होएगी, क्या होएगी, और जब लोग ऐसा स्पेकुलेट करेंगे, है ना, सट्टेबाजी लगाएंगे किस पे, हमारी करेंसी के डेप्रिसिएशन पे, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, ज्यादा स्टॉक लगाना चाहेंगे किसका, फॉरेन करेंसी का, ताकि वो फ्यूचर में चल करके क्या कर सके, पैसे कमा सके। ठीक है। अच्छा, एक बात तो बताओ बच्चों मेरे को, जैसे जैसे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, पहले सिंपल बोलूंगा फिर इससे थोड़ा टेक्निकल स्टेटमेंट बोलूंगा। और टेक्निकल कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई टेक्निकल नहीं, मेरे लिए कुछ टेक्निकल नहीं है, और तुम्हारे लिए भी कुछ भी टेक्निकल नहीं है, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, रटे हुए तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है।
टेक्निकल तो उसके लिए है जिसने रटा वो। अभी ध्यान से सुनो, मेरे को बताओ आप, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम करोगे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो दूसरी करेंसी है वो हमें सस्ती पड़ रही है, महंगी पड़ रही है। सारे बच्चों ने 11th क्लास में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही बोलता है कि जैसे किसी चीज का प्राइस क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी। वही तो फंडा यहाँ पे लग रहा है बच्चों, मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज की क्लास बेसिकली चालू हो गई हमारी। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कर्व कैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? और सारे बच्चों को ये भी पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा रिश्ता दिखाता है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है दो चीजों के बीच में। यहाँ पे दो चीजें क्या है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एफईआर और दूसरा डिमांड। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना? ये तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट बोला और आपको समझ में भी आ गया होगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। आयुष मालिक, बाकी इधर सबको आया ना, सबको समझ में? बिल्कुल। बच्चों, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर बराबर से सुनना और जवाब देना। सवाल जो मैं पूछ चुका हूँ वो वही है, बस उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछूंगा। आप मेरे को बताओ, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? रेज योर हैंड, डिस्क्लोज नहीं करना। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया, बोलते वक्त भी मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया सोचने के लिए। एक बार रिपीट करूं, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपको ना इक्वेशन बनानी होगी, मतलब इक्वेशन अपने मन में ही, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से, सोच के तो आंसर दे सकते हो, रट के तो आएंगे नहीं। वापस से फिर रिपीट करता हूं, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो उस केस में डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? रेज योर हैंड। एक, दो, हाथ ऊपर नीचे, तीन, चार। चलो आज तो वरुण का नंबर आ गया, हम गिनते नहीं आगे बच्चों को। डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी अगर हमारी करेंसी क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। कितने बच्चे वरुण के साथ जाना चाहेंगे? मतलब जाना कहीं नहीं है, उसको एग्री कर दे। हाँ जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। भाई अगला डिपार्टमेंट। और वरुण ने क्या बोला? वरुण ने बोला, मतलब हमारा सवाल था कि करेंसी अगर हमारी डेप्रिशिएट होगी तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वरुण ने बोला है कि डिमांड बढ़ेगी। और पीछे वाला जो डिपार्टमेंट है वो सारे क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। और 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 पीछे वाला डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, पीछे वाला। अरे सुनो तो मेरा फाइनल डिसीजन तो सुन लो यार, अभी तुम तो पहले ही दल बदलू हो गए। यार इतनी जल्दी तो बीजेपी के नेता भी बदलते नहीं है जितनी जल्दी तुम पार्टी चेंज करते हो। बढ़ेगी। देखो अभी आ रहे हैं ना, आंसर आ रहे हैं अभी सफिशिएंट। अभी हमारा डिसीजन तो कोई आया नहीं है। हाँ जी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, कंफर्म करो भाई बच्चों। इंक्रीज हो, जो डिमांड है वो इंक्रीज होएगी डिक्रीज होएगी? इंक्रीज होएगी। हाँ जी, इधर आपके कुछ व्यूज? अभी कुछ नहीं व्यूज है। इंक्रीज वाले के साथ कितने लोग हैं? अब हमें कंफर्मेशन हो गया ना भैया। और अच्छा, हमने अपना दिमाग लगाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। और जिन जिन बच्चे, जो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि करेंसी के डेप्रिशिएशन होने से, हमारी करेंसी की डेप्रिशिएशन होने से जो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज होगी, उन सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल गलत है। हाँ जी, आपका क्या व्यू है? ईमानदारी से बताना। इंक्रीज, तुम्हारा भी व्यू इंक्रीज का ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, है ना? लेकिन अगर होता आंसर आपको तो क्या होता? डिक्रीज होनी चाहिए। चलो अभी आपसे बात करते हैं।
बेटा फॉरेन करेंसी का क्या मतलब, मेरे शब्द ध्यान से सुनो, मैंने कई बार बोला है कि हमारी करेंसी अगर क्या हो रही है डेप्री, मैं फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन तो पढ़ा ही नहीं मैंने आपको। भाई हम भारत में रहते हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बार बार पूछ भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ आपको ये कि हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, सुनो, कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सिंपल है, और कुछ मैंने सवाल अलग नहीं पूछा, उसके पहले यही सवाल पूछा था मैंने, तुम्हारा आंसर क्या है, डिक्रीज, इंक्रीज था आंसर। चलो दो सारे बच्चों ने यहाँ पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि आपने ईमानदारी दिखाई है कि अगर भैया जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो तो उन्होंने दे ही दिया आंसर इंक्रीज, लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, ठीक है, उन और वो बोल रहे कि नहीं हमारा जो आंसर था वो अगर होता तो इंक्रीज ही होता, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हाँ वो सच बोल रहे हैं कि उनका भी मानना ऐसा ही था। और दो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं भैया डिक्रीज होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, पहले फाइनल डिसीजन सुन लो। जो बच्चे बोल रहे हैं कि करेंसी की, हमारी करेंसी के डेप्रिसिएशन से फॉरेन एक्सचेंज जो डिमांड है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। उन दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब सुनो कैसे, एक बार सुनोगे आप, नहीं सुनना तो पड़ेगा ही। हाँ नहीं मजबूरी, मजबूरी होती है। तुम अपनी मर्जी से देखो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके आए हो। अच्छा ये तो बढ़िया है कि मैं ये कह रहा कि मैं सोया ही कहाँ हूँ, ठीक है। तो अभी जब आए हो तो अपनी मर्जी से आए हो, तो मजबूरी तो है नहीं है, ठीक है। चलो मतलब ये क्या था, अच्छा रीजन बता रहा है, क्या रीजन बता रहा है। मुझे लगा कि इसमें पता नहीं ये वाला पॉइंटर कहाँ घुसा दिया इसने हमारे पास, इसका ट्यूशन में आने से मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, इसका क्या मतलब है। सुनो, चलो बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आपने क्या बोला था, आपने क्या बोला था, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी। पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने, जहां से मैंने क्लास चालू की थी, तो डिमांड तो क्या होगी, घटेगी, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड, हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होएगा तो डिमांड, और फिर मैंने आपको बताया कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो इन दोनों सिचुएशन को तो क्या कर रहा होता है, ग्राफ पे बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात सारे बच्चों को समझ में आती है। अगर मैंने इसी चीज को थोड़ा चेंज करके ये बोल दिया कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, और मैं पूछ रहा हूँ कि डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कब होती है, आपको बस अपने मन में ये सोचना है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कब होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम। तो इन दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ऐसे सोचना है आपको। क्वेश्चन तो वही है ना। अब कोई बच्चा ये बोले कि हमने एग्जाम में हमें तो समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन, बच्चों कॉन्सेप्ट तो सेम है। और देखो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो तो सिंपल फॉर्म है क्वेश्चन की, और एग्जामिनर को इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा हार्डली टेस्ट करना है, बच्चों से टेस्ट कराना है। तो वो ये नहीं बोलेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से बताओ डिमांड क्या होगी, वो ये नहीं पूछेगा। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो ये बताओ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो डिमांड क्या होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से डिमांड, और अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होगी तो बताना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अप्रिशिएट, जो एप्रिसिएशन वाली जो सिचुएशन होती है वो किसको शो कर रही होती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट घट रहा है। आपको ना इस पे आना है, भारी चीज से सिंपल चीज पे आना है और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। एप्रिशिएट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, इसका मतलब कल की क्लास में तो यही देखा था ना हमने। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है, जब सस्ता हो रहा है तो हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे, सिंपल। बात समझ में आई। अब अगर यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बन जाए अलग अलग तरीके से, 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्टली बन रहे हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होगी,
फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होती है, हमारी की बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो किसकी, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर हमारी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, तो डिमांड। अब मजे की बात यह है बच्चों, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों यहाँ पे पता कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, हमने कल पढ़े 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो एप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन, एक रिवैल्यूएशन और एक डिवैल्यूएशन। केवल और केवल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में, केवल और केवल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में, और उनमें देखते हैं तो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट। तो कितने क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन बने। कितने क्वेश्चन बने? एक तो मैं ये बोलूं कि इसमें चेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होगा तो डिमांड में क्या चेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में मतलब वो तो इंक्रीज वाला केस था, ये उसका डिक्रीज वाला केस है, तो डिमांड में क्या चेंज होगा। अगर इसी को मैं बोल दूं कि डेप्रिसिएशन होने से क्या चेंज होगा और एप्रिसिएशन होने से क्या चेंज होगा, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या हो गए, डिमांड के ऊपर इंपैक्ट में कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए? 4 ही क्वेश्चन सप्लाई के केस में बनेंगे, सप्लाई के केस में भी तो 4 ही क्वेश्चन बनेंगे कि किसमें, केवल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में 8 क्वेश्चन हो गए, और यही 8 क्वेश्चन किसके साथ बनेंगे, रिवैल्यूएशन के साथ और डिवैल्यूएशन के साथ। बच्चों प्रॉपर 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 यहाँ पे 16 क्वेश्चन बनेंगे, 16 क्वेश्चन, जिनमें से कि जो 4 का आंसर रहने वाला है ना, जो इनमें 4 का आंसर रहने वाला है उन चारों में भी वही आंसर रहने वाला है, बिकॉज चाहे अपने आप हो जाए और चाहे हमें करना पड़े, लेकिन होती तो कम या ज्यादा ही है वैल्यू, तो आंसर तो सेम रहने वाला है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट। बस फर्क इतना आएगा कि उनमें और इनमें ये फर्क है कि ये तो हो जाते हैं और वो करने पड़ते हैं, कौन, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, लेकिन इंपैक्ट तो सेम ही पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही है, बस एक अपने आप हो जा रहा है, एक जानबूझ के हम करते हैं। लेकिन अब ऐसा मान के एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है ना कंफ्यूज करने के लिए, आपको 16 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बना देगा। और बच्चों पक्की पक्की बात है, मुझे तो लगता नहीं, तुम मेरे को बोलो ना कि रट के दिखा दो, रट के इसे याद करके आंसर बोल दो, जिंदगी मैं नहीं कर पाऊंगा कभी भी याद भाई, ये 16 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा याद, क्योंकि मुझे तो, मेरे तो और भी बहुत सिलेबस है ना, मैं कैसे याद रख पाऊंगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। और फिर आप कैसे बार बार अपने घर पे भी यही बोलता रहूं, एप्रिसिएशन में डिमांड पे ये होता है, एप्रिसिएशन, मेरे घर वाले बोले पागल हो गए तो, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो 16 क्या, 16,000 भी क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ अल्टीमेटली हमें क्या देखना है, किस से किस पे आना है, हमें ये देखना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम बता देंगे कि डिमांड के केस में और फॉरेन एक्सचेंज रेट के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन को, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात करें, तो तुम्हें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से ये इक्वेशन बना लेनी है जो मैंने बनाई है, कि डेप्रिसिएशन कब होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। एप्रिसिएशन कब होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब ये रिवैल्यूएशन पूछ ले चाहे डिवैल्यूएशन पूछ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ बात समझ में आती है क्या? कर लो, ये इक्वेशन नोट कर लो। यहाँ पे करेंसी मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसकी हेडिंग रहेगी ये करेंसी है, और कौन सी करेंसी, होम करेंसी। होम करेंसी पहले डेप्रिशिएट हो रही है हमारी, तो इसका मतलब है एफईआर बढ़ेगा, एफईआर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, अप्रिशिएट हो रही है तो घटेगा और डिमांड बढ़ेगी। ये होम करेंसी हो रही है, अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। और अगर मैं ये बोलूं आपसे, अगर डी वैल्यू हो रही है तो बताओ एफईआर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ ना मेरे को। एफईआर क्या होएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और डिमांड कम हो जाएगी। और अगर ये रीवैल्यू होगा, करेंसी अगर हमारी रीवैल्यू होगी तो क्या होगा बच्चों, एफईआर तो क्या होगा, घटेगा, मतलब घटेगा इन द सेंस घटाया जाएगा, और डिमांड बढ़ जाएगी। और 16 क्वेश्चन तो ये हो गए।
16 ही क्वेश्चन पता क्या बन सकते हैं कि करेंसी के डेप्रिसिएशन होने से एफईआर पे फर्क बताओ, केवल और केवल एफईआर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एफईआर इंक्रीज होएगा, अप्रिसिएशन में क्या होता है, एफईआर घटेगा, सेम एज डिवैल्यू में और रिवैल्यू में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 32 क्वेश्चन हो गए, 32 हो गए, 16 केस ये नहीं बनाई अभी। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, 16 नहीं बनेंगे, बेसिकली 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, क्योंकि वो सप्लाई वाला चक्कर नहीं आएगा ना पे, डिमांड सप्लाई वाला चक्कर, तो 8 केस बनेंगे, 16 वे और 8 वो, तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। स्क्रीन लगे लगे भी क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने, तो इतना बिलीव तो मुझे अपने ऊपर है कि तू एक भी आंसर नहीं बता पाएगा। स्क्रीन लगे लगे बता रहा हूँ, हटा के तो छोड़ ही दे। समझ में आई बात। अभी हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि एफईआर के बीच में और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और उसका ग्राफ बच्चों, जो इनवर्स रिलेशनशिप जिन चीजों के बीच में होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, हाँ, यहाँ पे लेंगे हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डीडी इज द डिमांड कर्व। थोड़ा एक बार देखोगे सामने, मतलब बाद में लिख लेना इसको। मान लिया बच्चों ये रेट है इतना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो वाई एक्सिस पे है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस ही लाइन डाली है, तो वो तो रेट हो गया। इतने रेट पे डिमांड कितनी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी। जब बच्चों प्राइस इतना था, यानी कि अगर मैं से पी बोल दूं, जब ओपी प्राइस था, तो बच्चों डिमांड कितनी हो रही थी, ओ क्यू, कितनी हो रही थी, सारे बच्चों को समझ में आए। इधर प्राइस है और नीचे में क्या है, डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, लेट सपोज अगर हम प्राइस को बढ़ा दे, तो देखिए क्या डिमांड घट जाएगी, बढ़ा दे प्राइस, देखो पहले ओपी था, अभी मैं से ओपी वन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, चलो करके देखते हैं। इस ग्राफ पे डालो, एक लाइन डालो ये वाली, देखना प्राइस तो ओपी से बढ़ के कितना हो गया, ओपी वन, और डिमांड कितनी हो गई, ओ क्यू जीरो हो गई, कितनी हो गई, कोई शक, समझ में आई आपको बात। अरे नमन भैया ये तो कोई भी करके दिखा दे, थोड़ा ये करके दिखाना इस ग्राफ में कि अगर प्राइस कम हो गया होगा, मतलब प्राइस से मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम हो गया हो, तो डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने ओपी जीरो ले लिए, प्राइस कम कर दिए, तो देख ये क्यू वन हो गई, पहले डिमांड इतनी थी ओ क्यू, अभी कितनी हो गई, ओ क्यू वन, क्या होने से, प्राइस पहले ओपी थे, अभी कितने हुए, ओपी जीरो। आई होप समझ में आया होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं है। एग्जाम में तो आप अगर आया कि डिमांड कर्व ड्रॉ करके दिखाओ किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये करके दिखा सकते हो आप। ठीक है ना, तुम बोलोगे भैया ये हमें अजीब सा लग रहा है, ये अलग सा लग रहा है, अरे बच्चों वो जब उसमें वर्ड में बनाते तो ऐसे ही बनता है, ये वही चीज है। नहीं समझ में आया क्या आपको, लो यार ये बन गया ये रहा। बस अब तो खुश, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, अब वही तो बन गया ये। चाहे इस कर्व पे ड्रॉ करके देख लो, ये रहा ऐसे, और यहाँ पे कर सकते हो आप ये, रेट बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो गई, रेट घटाओगे तो डिमांड ज्यादा हो गई, सिंपल। चलो एक बार ये टेक्स्ट पढ़ना इसका, हाँ जो कर्व के नीचे जो टेक्स्ट है, जो डिमांड कर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप का मतलब होता है डाउनवर्ड स्लोप, यानी कि जिसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। इट मीन्स दैट देयर इज एन इनवर्स माने नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एट द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। उसका ब्रैकेट में बता रहे हैं वो कि एक्सप्लेन करके बता रहा है कि इनवर्स कैसे है। हायर द फॉरेन एक्सचेंज रेट लेसर विल बी द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। कोई डाउट? वाइस वर्सा इसका उल्टा। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट, सुनो यही तो पूछा था मैंने आपको सवाल। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट whenever our home currency depreciates, then the demand for foreign exchange decreases। पहला सवाल मेरा यही तो था, जहां पे सारी जनता ने क्या बोला था, इंक्रीज बोला था, ठीक है। एंड whenever our home currency appreciate, लेकिन जब हमारी होम करेंसी क्या होगी तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बताओ क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, और एक्सचेंज रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। देख लो वही लिखा हुआ है, देन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। ठीक है, कोई शक तो नहीं है। आज की क्लास बड़ी सिंपल होने वाली है, मतलब अगला जो टॉपिक है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मजे की बात ये है कि सब जस्ट उनके क्या है, ऑपोजिट है। डिमांड हम कब करते थे, डिमांड हम कब करते थे, जब आउटफ्लो होता था। ये देखना ये इंसान पैसा लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, यानी कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो ये देख लो ये लिखा है द सप्लाई, यानी कि सप्लाई होने से क्या होगा, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी तो हमारे देश के अंदर इनफ्लो होगा। किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का। कम्स फ्रॉम दोज पीपल, सप्लाई उन लोगों से आती है हु रिसीव इट। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों बोलो क्या किया, एक्सपोर्ट किया। क्या किया, तो मैंने एक्सपोर्ट किया, तो मैं देश में क्या लाने का काम कर रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज लाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरी वजह से तो देश में क्या आई, सप्लाई आई ना। तो ये वही तो बोल रहा है कि सप्लाई उन लोगों से आती है जिसको ये रिसीव होती है। और मेरे को रिसीव कब होगी, जब मैं इंपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इंपोर्ट करने में तो डिमांड होती है, क्या होती है। और इसके और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब कि हम कब कब सप्लाई आएगी। पहला, रिकवरी ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, जस्ट ऑपोजिट लिखा है मैंने बच्चों। इस चैप्टर की खूबसूरती ये है कि इसमें मैंने कोई भी एमटी नहीं बनाई। मैंने आपको एक टॉपिक समझाया और इसका जो दूसरे वाला, उसी के साथ वाला जो दूसरा टॉपिक है ना, वो जस्ट उसका क्या है, ऑपोजिट है। आपने वहां पे भी देखा होगा, मेरिट और डिमेरिट में भी देखा होगा, फिक्स और किसके, फ्लेक्सिबल के। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या, वहां पे तो क्या था, अभी जो मैं डिमांड में पढ़ा के आया हूँ, डिमांड में था रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, हमें रीपेमेंट करनी थी। अभी क्या बोल रहे हैं, हमने किसी एक फिरंगी को ऑलरेडी लोन देके रखा था, हमने किसी फिरंगी को लोन देके। अच्छा चल एक बात बताना मेरे को, जब भी हमने किसी उसको लोन दिया होगा, जब भी हमने उसको लोन दिया होगा, जब हमने डिमांड करी होगी, सप्लाई करी होगी, जब हमने डिमांड करी होगी, सप्लाई करी होगी, डिमांड सप्लाई। जब हमने उसे लोन दिया होगा, वो हमारे यहाँ से लोन लेके गया होगा ना। जिस टाइम मैंने, हमने फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी की, मैं फॉरेन करेंसी तो पूछ रहा हूँ आपसे। जब हमने उसे लोन दिया था तो फॉरेन करेंसी की हमने डिमांड करी थी, सप्लाई करी थी, हम अभी तो सप्लाई बोले थे आप, हमने डिमांड करी होगी बेटा। मैं मान लिया सप्लाई, इंडियन रुपी मत देखो आप कि इंडियन रुपी हमने सप्लाई करे, हम तो फॉरेन करेंसी देख रहे हैं। वो तो लोन अपनी करेंसी में लेगा ना। मान लिया मैं उसे आईएनआर दे के आऊं, वो बोलेगा भाई साहब मैं क्या करूंगा इस लोन का, ठीक है ना, इससे अच्छा तो मेरे को मत ही दो लोन ये, ठीक है ना। हाँ जी, तो उस टाइम पे तो डिमांड करी होगी, लेकिन हम बोल रहे हो भाई हमें नहीं पता, अब हमारा लोन वापस कर, मैच्योरिटी हो गई, रिकवरी कर रहे हैं अपने लोन की हम। अरे पुराना वर्ड है यार, गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आए हम, ठीक है ना। रिकवरी कर रहे हैं हम अपने इंटरनेशनल लोन की। तो बताओ हमारे यहाँ पे डॉलर आएंगे, हमारे यहाँ से जाएंगे, आएंगे ना। हाँ बोलो, मतलब वो क्या करेंगे, कैसे आएंगे, वो जो फॉरेन वाला बंदा है, हम तो पेमेंट किस में रिसीव करेंगे, इंडियन रुपी में। किस में रिसीव करेंगे, इंडियन रुपी में। लेकिन वो क्या करेगा, वो हमारे बैंक को डॉलर तो देगा और उससे क्या खरीदेगा, आईएनआर, और आईएनआर खरीद करके हमें रीपे करेगा।
मतलब ऐसे नहीं कि पहले वो डॉलर दे करके ले जाएगा अपने घर, वो वहीं के वहीं ट्रांजेक्शन सेटल होता है। बैंक में जाएगा, हमारे बैंक मतलब हमारे बैंक को अप्रोच करेगा और डॉलर देगा और बोल देगा कि इस पार्टी के खाते में क्या होना है, पैसा ट्रांसफर होना है। तो वो बैंक जो है ना हमारे खाते में सीधा अपने पास डॉलर रख करके सीधा हमारे खाते में क्या ट्रांसफर करेंगे, INR। तो हमारे देश के अंदर, मैं मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मेरे पास तो क्या आई, इंडियन करेंसी आई। हम यहाँ पे माइक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो। माइक्रो में पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, किसके बारे में, हम यहाँ पे मैक्रो में इंडिविजुअल यूनिट के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम देश के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर INR आए, देश के अंदर डॉलर आए, कैसे बात कर रहे हो यार आप, INR कैसे आए, INR तो ऑलरेडी मेरे बैंक के पास थे ना, उसने मेरे को दिए। पहले बैंक के पास थे INR, अब मेरे पास आ गए। लेकिन बाहर से क्या है बेटा, बाहर से तो डॉलर आए ना। ये ही कंफ्यूजन रहता है सारे बच्चों को, कंफ्यूजन यही रहता है। मैं वापस से फिर प्रोसेस आपको फिर समझाता हूँ, सारे बच्चों को समझ में आएगी। मुझे पता है कि इस टॉपिक में दिक्कत जानी है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना ये प्रोसेस को, ये प्रोसेस समझ में आई तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वरना मैं बता रहा हूँ आपको, चक्कर काटते फिरना, ये नहीं पता पड़ेगा कब करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, कब डेप्रिशिएट हो रही है, कब रेट घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, ये गवर्नमेंट बजट के जैसा चैप्टर नहीं है कि प्लेन प्लेन कॉन्सेप्ट चल रहे थे। ये थोड़ा सोचने वाला चैप्टर है, जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। रट के तो इस चैप्टर का एक भी आंसर नहीं आएगा। रट के तो बस इतना बोल सकते हो कि हाँ, जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, और फ्लेक्सिबल में डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। समझना उन्हें भी पड़ेगा। सुनो ध्यान से, मैं रिकवरी कर रहा हूं इंटरनेशनल लोन की, तुम फिरंगी हो मैं भारतीय, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ भाई साहब मेरा लोन वापस करो, टाइम हो गया, मैच्योरिटी हो गई, 1 साल के लिए लिया था आपने, अब हमारा लोन वापस करो। तुम जाओगे किसके पास, तुम USA के बंदे हो, कहाँ के बंदे हो, और मैं भारत का हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बोला हमारा लोन वापस करो, तुम जाओगे किसके पास, अपने बैंक के पास, बैंक जी हमें INR दे दो, क्या दे दो, INR दे दो। तो बैंक वाला आपसे क्या बोलेगा, अब हाँ, आपके यहाँ के बैंक वाला कि लाओ हमें क्या दो, डॉलर, क्योंकि उनके वहां तो वही चलते हैं, ठीक है ना। तुम अपने बैंक को डॉलर दोगे और वो बैंक डिमांड रेज करेगा अपने सेंट्रल बैंक से। जैसे USA का जो सेंट्रल बैंक है वो FRS है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्या है, FRS, फेडरल रिजर्व सिस्टम। बात समझ में आई आपको। तो वहां का बैंक किसको अप्रोच करेगा, अपने सेंट्रल बैंक को। किसको अप्रोच करेगा, अपने सेंट्रल बैंक को। अच्छा, एक बार मैं ये प्रोसेस यहाँ पे लिख के ही बता दूं आपको, क्योंकि ना थोड़ी मुझे ऐसा लगता है आगे कंफ्यूजन न हो जाए कहीं, आपको कभी पता पड़े मैं 10-15 मिनट तक पूरी प्रोसेस बताऊं, तुम फिर भी चक्कर काट रहे हो। एक बार चीजों को लिख लेते हैं तो आपको समझ में आना शुरू होगा। आप कौन हो, आपका नाम बता दो, थोड़ा बताना, थोड़ा फिरंगी वाला नाम बताना, जॉन से अलग बताना, रॉबिन्स, उससे भी अलग हैं? हाँ, चलो वॉल्टर लिख ले, वॉल्टर। आप चलो मिस्टर जेम्स लिख लेते हैं, मिस्टर जेम्स कहाँ का बंदा है बच्चों, USA का, ठीक है ना। और आपका नाम क्या है, किस बच्चे का नाम लिखे, चलो मिस्टर ग्रंथ। ये कहाँ का बंदा है, ये भारत का बंदा है, ठीक है। अब ना पास्ट में क्या हुआ था बच्चों, पास्ट में ग्रंथ ने इसे दिया था लोन, पास्ट में इसने क्या दिया था इसे, हाँ, लोन टू, वो फिगर में मत जाओ, क्योंकि फिगर में जाओगे तो अननेसेसरली फिर उलझ जाओगे, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है, वो फिगर आप कितने की भी हो सकती है, ठीक है ना। लोन टू मिस्टर जेम्स, ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी थी बच्चों 1 ईयर, ठीक है। अब हुआ यू, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर
1 year Mr. Granth approach Mr. James for the recovery of, very good, for the recovery of लोन। ठीक है, बिल्कुल, फॉर द रिकवरी ऑफ लोन। अब मिस्टर जेम्स इसको पैसे लौटाएगा, लेकिन मिस्टर जेम्स क्या करेगा? मिस्टर जेम्स गए यहाँ पे किसके पास? हाँ, यूएस के बैंक के पास, जैसे यहाँ पे केनरा बैंक या बीओबी आईसीआईसीआई होता ना, वैसे। और ये बैंक को क्या करेगा? जेम्स क्या करेगा? हाँ, डॉलर देगा। किसको? बैंक को। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो बैंक है, ये जो बैंक है, आगे चल करके क्या होगा? ये जो यूएस बैंक है, ये किसको अप्रोच करेगा? एफआरएस को, फेडरल रिजर्व सिस्टम को। और ये क्या बोलेगा कि बैंक जी हमें क्या दे दो? आईएनआर दे दो। क्या दे दो? अब जो मिस्टर जेम्स यूएस के बैंक को डॉलर दे के आया था, अच्छा, इसने हाई रेट पे क्या किए होंगे? मतलब इसको बेसिकली क्या किया होगा यूएस के बैंक ने? इसको, इससे डॉलर तो लिए होंगे, और इसको रुपीज ये जो देगा वो कम देगा। किससे कम देगा? जितने ना इसने दिए थे। ध्यान से सुनो, मान लिया ये यूएस के बैंक ने एफआरएस को $1 दिया। क्या दिया? $1 दिया। और इसने ना, इसने बैंक को क्या दिया? एफआरएस ने, इसको मैं लिखता हूं यहां पे ऐसे, जब अच्छे से समझ में आएगा आपको। यूएस बैंक ने एफआरएस को कितना दिया? $1। और एफआरएस ने बदले में यूएस बैंक को क्या दिया? इंडियन रुपी दिए। क्या दिए? इंडियन रुपी। मान लिया $1 के बदले में उसने कितने दिए? 82 रुपीज दिए। कितने दिए? 82 रुपीज दिए। बात समझ में आई? ये किसके पास आ गए 82 रुपीज? यूएस नहीं, जेम्स के पास नहीं आए अभी, अभी यूएस बैंक के पास आए। किसके पास आए? जैसे हमारे यहाँ का आईसीआईसीआई बैंक होता ना, इस टाइप के वहां पे भी कोई यूएस का बैंक रहा होगा, ठीक है ना, उसके पास 82 आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूएस का बैंक है, मिस्टर जेम्स को 82 रुपीज देगा $1 के बदले में? ये 80 देगा। वेरी गुड। अब तो देखो, अब अगर आयुष कुमार को भी समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आयुष कुमार हमारा बेस है। नहीं नहीं कह रहे, उससे नीचे भी एक और बेस है हमारा, और नींव तो मजबूत यहाँ पे है। कह रहे नींव तो मजबूत यहाँ पे है। आयुष कुमार को थोड़ा हिलाओगे आप, वो तो हिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मजबूत करो, फिर पूरी बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लेना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों केशव, समझ में आ रही है बात बच्चों? हाँ जी, वापस से समझो। मैं ये वाली प्रोसेस, जो बीच वाली प्रोसेस है, ये समझाता हूँ। यूएस का बैंक किसको, उसने किसको अप्रोच किया? एफआरएस को, कि भाई साहब आप हमारे से जो मेरे को डॉलर देके गया ना मिस्टर जेम्स, वो डॉलर आप ले लो हमारे से, क्योंकि एक जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है फॉरेन करेंसी में डीलिंग, उसी की हेल्प से होगी। अपने मन से नहीं कर सकते तुम डीलिंग। यहाँ पे जो आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, जो सेंट्रल बैंक है, उसके थ्रू होएगा। ठीक है ना, इसको ऑथोराइज डीलर बोलते हैं, एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी। ठीक है ना। तो और ये क्या है ना, बेसिकली जो जैसा हमारे यहाँ पे आरबीआई है, तो आरबीआई ही अप्रूव करेगा जिन बैंक को, मतलब कुछ बैंक को अप्रूव करेगा वो किस में डील करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। हर एक ब्रांच फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करेगी। तुम तुम्हारे केनरा बैंक की ब्रांच में जाओगे ना, भाई साहब डॉलर चाहिए हमें, और भाई साहब हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम एडी नहीं है। क्या नहीं है? एडी नहीं। एडी का लाइसेंस किससे मिलता है? आरबीआई से, हमारे देश। और हाँ, और किस में है? पंजाब में है। बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? अब वहां पे एडी कौन होगा? ये यूएस का बैंक। और इसे एडी का लाइसेंस कौन देगा? एफआरएस देगा। बात समझ में आ रही है? तो डील कर सकता है। अब मिस्टर जेम्स $1 देके गया था किसको? एडी को। किसको? इसको मैं एडी बोल सकता हूँ, ऑथोराइज डीलर। ये इसने किसको अप्रोच किया? एफआरएस को। जो डॉलर देके गया था मिस्टर जेम्स, इसने वो डॉलर किसको दिया?
FRS को दिया, फेडरल रिजर्व सिस्टम को, और बदले में 82 रुपीज ले लिए INR। कितने ले लिए? 82 रुपीज। अब वो 82 रुपीज किसके पास आ गए? एडी के पास आ गए। अब ये जो एडी है, एडी जेम्स को 82 देगा या 82 से ज्यादा देगा या कम देगा? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? वो जेम्स को कितने देने वाला है? ₹80, क्योंकि 2 रुपए का वो अपना मार्जिन इसमें क्या कर लेगा? रख लेगा, क्योंकि ये भी तो पैसा कमाने के लिए बैठा है ना। मिस्टर जेम्स को कितने मिलेंगे? एक्चुअल में इन हैंड नहीं मिलेंगे मिस्टर जेम्स को। ये जो एडी है ना, एडी है, ये 80 रुपीज जो मिले हैं, मान लिया इतने का ही था, 80 रुपए का लोन था, ठीक है ना, जो किसने दिया था? ग्रंथ ने किसको दिया था? मिस्टर जेम्स को दिया था। तो ये जो एडी है ना, एडी एडी डायरेक्टली किसके खाते में ट्रांसफर कर देगा? ये ना, ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर ग्रंथ ऑफ इंडिया, मतलब भारत। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये जो FRS है, FRS एक तो प्रोसेस यही हुई, ये वाली पूरी प्रोसेस हुई। अब ये जो FRS है, FRS के पास रुपी, FRS ने रुपी किसको दिए थे? एडी को दिए थे, लेकिन FRS के पास भी तो रुपी कहीं से आए होंगे, उसके पास भी तो रुपी कहीं से आए होंगे। वो हमने प्रोसेस कहां पे पढ़ ली? वो हमने प्रोसेस कहां पे पढ़ ली? पढ़ ली क्या वो हमने प्रोसेस? नहीं, वो प्रोसेस नहीं पढ़ी। वो क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मैंने आपको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। अगर तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो जब वो FRS इंडियन करेंसी खरीदेगा भारत से, तो उसके लिए डिमांड होगी ना। इस तरह के टॉपिक तो हमने कोई नहीं पढ़े, मैं तो अपने लिए पढ़ा रहा हूँ कि हम कब डिमांड करेंगे और कब सप्लाई पढ़ेंगे। तो अब तो समझ आए पूरी प्रोसेस, तो इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया आपको। यहाँ पे कभी घर पे जाके कोई बच्चा देखे कि ये प्रोसेस क्या चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बच्चों, आपसे क्या बोलना चाहता हूँ मैं ना, जो मैंने अभी ये जो प्रोसेस बोली कि जिसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इस प्रोसेस का एक दूसरा पार्ट है। इस प्रोसेस का एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? जब अगले ने हमारे यहाँ से, FRS ने हमारे यहाँ से क्या खरीदे होंगे? INR खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे? तो बदले में क्या दिया होगा उसने हमें? डॉलर। हमारे बैंक को क्या दिया होगा? डॉलर दिया होगा। तो नेट नेट हमारे देश के अंदर तो क्या आए? डॉलर आए ना। अच्छा, वो जो INR थे, जो INR उसने खरीदे थे, किसने? FRS ने। वो तो पहले हमारे पास ही थे, और घूम फिर के ऐसे अलग अलग लोगों से घूम फिर के हमारे पास ही आ गए। समझ आ रही है बात? तो हमारे देश के अंदर तो रुपी तो थे और रुपी ही रहे, बस वो फर्क है कि पहले वो हमारे बैंक के पास थे, अब वो हमारी किसी पार्टी के पास आ गए। तो हमारे देश के अंदर रुपी की सप्लाई तो उतनी होगी ना, लेकिन नए क्या आ गए हमारे यहाँ पे? डॉलर। तो दैट्स वाई मैं इस पूरी ट्रांजेक्शन में पूरी बैकएंड बता रहा हूँ। इस ट्रांजेक्शन का नेट क्या हुआ है हमारे यहाँ पे? क्या है बच्चों? डॉलर। तो जब जब भी रिकवरी करेंगे, हम क्या करेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मेरे पास आएंगे तो इंडियन रूपी, लेकिन देश के अंदर क्या आएंगे? डॉलर। क्योंकि अगलों ने हमारे देश से डॉलर देकर के तो क्या खरीदे होंगे? INR खरीदे होंगे। और जो INR हमारे देश में से गए थे, वो घूम फिर के हमारे देश में आ गए, मेरे पास आ गए। बस पहले फर्क ये है, पहले वो त्यागी जी किसके पास थे? हमारे बैंक के पास थे, और घूम फिर करके वो इन सारे लोगों से घूम फिर करके हमारे पास आए। ठीक है ना, इन सारी पार्टीज के थ्रू। तो मनी सप्लाई तो उतनी है INR की, एक्स्ट्रा क्या आ गए हमारे पास? डॉलर आ गए। क्या आ गए? डॉलर। क्या? वो बिल्कुल यार, वो कमीशन तो लेंगे। अब ये सारे इतने लोग बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, पूरी डीलिंग कर रहे हैं, तभी ये कमीशन ही तो हो गया। जैसे मैंने बताया वहां पे, यहाँ पे भी कमीशन लेंगे। मैंने बस वहां पे अभी ना, मैं इस प्रोसेस को बनाऊंगा ना, पूरे 3 घंटे में 3 घंटे तक समझा सकता हूँ मैं प्रोसेस आपको। प्रॉपर आराम आराम से लिखता जाऊंगा, एक एक पार्ट कवर करता जाऊंगा, लेकिन अननेसेसरली उतना ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी जरूरत थी, और उससे भी ज्यादा बता दिया मैंने आपको। आप चाहे तो अब ये प्रोसेस को लिख सकते हो। अभी तो समझ में आया ना कि हमारे देश में डॉलर कैसे आएंगे, फॉरेन करेंसी कैसे आएंगी? तो सप्लाई हो रही है। स्कूल तो नहीं जाना है आपको? छुट्टी है ना, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। बस ये बना लो डायग्राम, और उसके बाद बस फोटो हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जैसी मर्जी आपकी। बस गुजारिश ये करेंगे, सुनो, मे भी ऐसा हो सकता है बच्चों, कुछ चीजें मैंने आपको बोल के बताई हो यहाँ पे क्लास में, यहाँ पे वो सारी चीजें ना लिखी हुई हो।
आप इस डायग्राम को अपने हिसाब से क्या कर लेना, बना लेना घर पे, जब बनाओगे ना प्रॉपर प्रॉपर की कहाँ पे कौन सी पार्टी कैसे आ रही है। बस हो गया ना ये। अरे आ तो गया यार, इसे और तुम कंप्लीट कर लेना, मैंने समझा तो दिया, तुम कंप्लीट कर लेना इसे, क्योंकि अभी मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है और टाइम हो गया। डिमांड और सप्लाई में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, समझ में नहीं आता कि कैसे डॉलर आ रहे हैं, कैसे डॉलर जा रहे हैं, इंडियन रुपी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आज घर पे जाके इसे देखना जरूर टॉपिक को, तो कमांड हो जाएगी। और अगर आज आपने इसे छोड़ दिया तो फिर ये आपके लिए डर बन जाएगा, जिसे आप कभी फ्यूचर में फेस नहीं करना चाहोगे। और बच्चों, जो डर, हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डर आप फेस नहीं करते हो ना, वो फ्यूचर में चल करके आपकी लिमिट बन जाता है। वो लिमिट को क्रॉस करना फिर बड़ा मुश्किल से लगता है आपको, क्योंकि हमेशा वो जो हमें डर लगता है ना, उसे हम फेस करना नहीं चाहते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। हम छोड़िए, तो भारी टॉपिक है, क्या आएगा नहीं समझ में, तो इसको आज के आज देख लेना, ठीक है। पढ़ाऊं आगे, देखो जी। सप्लाई बच्चों किन से आती है? सप्लाई उन लोगों से आती है जो इसे रिसीव करते हैं। मैं तो एक्सपोर्टर हूं, तो मैं ही तो क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी वजह से तो देश के अंदर क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है। इसके और रीजंस क्या है, फिर मैंने इस पे बोलना चालू किया था, रिकवरी ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर मैं अपने इंटरनेशनल लोन जो मैंने ऑलरेडी दे के रखा था उसकी रिकवरी कर रहा हूँ, तो क्या होएगा बच्चों, डॉलर हमारे देश के अंदर आएंगे। डॉलर से मतलब है मेरा फॉरेन एक्सचेंज से। बात जबान पे डॉलर ही पड़ा हुआ है, लेकिन केवल डॉलर की बात नहीं कर रहे, बाकी दूसरी भी करेंसी होती है, ठीक है ना। अच्छा, वेन एवर वी रिसीव द अमाउंट ऑफ लोन, जब हम क्या रिसीव करते हैं, अमाउंट ऑफ लोन रिसीव करते हैं ड्यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज बताऊं आपको, अकाउंट्स में भी काम आएगी, ये लिखा है ड्यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि जो सामने वाले ने हमें देनी है। ड्यू फ्रॉम हमें मिलना है, हमें से देना है, फ्रॉम हमें मिलना है। अकाउंट्स में बड़ा काम में आएगा। मतलब जब मैं 11th 12th में था तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था यार, कि ये कभी तो यहाँ पे लिखा रहता है ड्यू फ्रॉम, कभी लिखा रहता है ड्यू टू। मेरे को ये नहीं समझ में आता किसको किसको पैसा देना है, कौन किसको पैसा देगा, ठीक है ना। फ्रॉम मतलब आएगा हमारे पास, और टू मतलब हम देंगे। तो ड्यू फ्रॉम है तो हमें मिलेगा पैसा, और ड्यू टू है तो पैसा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पैसा हमें मिलेगा ना, कहां से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है ना। देन इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इससे क्या होएगी, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो क्या करेंगे ना, नेट नेट तो डॉलर दे करके हमारे वाले बैंक को, यानी कि हमारे बैंक मतलब हमारे सेंट्रल बैंक को डॉलर दे करके क्या करेंगे, उससे आईएनआर खरीदेंगे, तभी तो पेमेंट कर पाएंगे वो, ठीक है ना। तो इन द डोमेस्टिक कंट्री, तो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, होम कंट्री में हमारे क्या किसकी सप्लाई होगी, डॉलर की सप्लाई होगी, एक बात। दूसरी बात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा वैभव, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, डॉलर आएंगे, क्योंकि वो अगला बंदा मेरे को पेमेंट करेगा ना। मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, मैंने उसे माल बेचा है, वो मेरे को पेमेंट करेगा। और ये वाली प्रोसेस बैकएंड में ऐसे ही चलेगी जैसे रीपेमेंट के केस में चली थी, वो डॉलर खरीद बेच की जो है ना, वो सारी प्रोसेस ऐसे ही चलेगी, समझो यहाँ पे। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई किससे भी आती है, एक्सपोर्ट करने से, फॉरेन एक्सचेंज से नहीं आती सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज की तो सप्लाई पढ़ रहे हैं हम। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बाहर वालों को गुड्स बेचते हैं या उनको सर्विसेज देते हैं, तो उसके बदले में सप्लाई आएगी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की। क्यों अदिति, समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे, नेक्स्ट बोल रहे टूरिज्म। अच्छा भैया, ये वाली हेडिंग तो ऊपर भी थी, टूरिज्म। अरे पिक्चर तो देखो लाला, पिक्चर में क्या है, पहली बार क्या था, पहली बार एफिल टावर लगाया था हमने वहां पे, यानी कि यहाँ का बंदा वहां पे घूमने जा रहा था। ऐसे नहीं बनाए हुए नोट्स, एक सोच समझ के बनाए हैं कि ताकि पिक्चर को देख के भी थोड़ा आइडिया लग जाए। इस बार फिरंगी को घूमने का मन हो रहा है कि वो गुजरात में आए, ताजमहल देखने आए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। हाँ बोलो। तो वो यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। अच्छा एक बात तो बताओ,
जब वो यहाँ पे आएंगे या तो वहीं से चेंज करा के लेके आएंगे, डॉलर देकर के, यहाँ पे आकर के उन्हें एयरपोर्ट पे कराना पड़ेगा। तो हमारे देश के अंदर डॉलर की यानी कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो रही है, डिमांड हो रही है? सप्लाई हो रही है। आ रहे हैं यहाँ पे, समझ में? देखो, सुनो सुनो, फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड बाय फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई किसके द्वारा होगी? फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा, टू मीट द एक्सपेंडिचर इन इंडिया, क्योंकि उसे भारत में अपना खर्चा करना है अपने टूर के दौरान। नेक्स्ट है यूनिलेटरल या वन साइडेड ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। सेंट अब्रॉड नहीं है, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से सुनो, जो बच्चा पढ़ने के लिए गया था, किस पे लिया था हमने एग्जांपल? किसी पे नहीं लिया था, चलो वरुण पे मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे क्या दिक्कत है भैया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया था। वरुण कह रहा है बच्चों कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया था। जब ये पढ़ने के लिए गया था तो इसके पापा क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इसे क्या करना था, वहां पे अपनी फी पे करनी थी। ठीक है, अच्छा। दूसरा, अब इसने वहां पे पढ़ाई लिखाई करी और इसकी जॉब भी वहीं पे लग गई, ये वहीं पे सेटल हो गया, वहीं की चिंटी से इसने शादी कर ली। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया नहीं? अच्छा यार गलत, रशिया बोलना था क्या मेरे को? अब तो खुश है? मुझे लग रहा है वो आजकल एक अंकल बड़े वायरल हो रहे हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद, उनसे बड़े इन्फ्लुएंस हो रहे हो तुम। तो वो अंकल कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद अंकल बोल रहे हैं वो कि एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा अपने बच्चों को, सारा पैसा इसलिए कोई कमाया था कि मैंने एक ही सारे उन्हें ट्रांसफर कर दूंगा, भाई ऐश की जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, हाँ अपने आप खुद देखेंगे। बिल्कुल। चलो, तो मुझे लग रहा है अंकल से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो आजकल आप। सुनो 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 प्लीज। तो अभी वरुण ने ना, वरुण उधर ही सेटल हो गया, जॉब भी उधर ही कर रहा है, जो जो भी बिजनेस कर रहा है उधर ही कर रहा है, और उधर की चिंटी से इसने शादी कर ली। ऐसा क्यों किया? मतलब करना तो नहीं चाहता था ये, लेकिन करनी पड़ी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम्हें ना फॉरेन की सिटीजनशिप लेनी है, क्या लेनी है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होता है कि लॉ ये बोलता है कि उधर की चिंटी से क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी और कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस देश में, है ना? तो ही क्या कर सकते हो आप, वहां की सिटीजनशिप ले सकते हो। अब इसके पापा इधर से कॉल कर रहे हैं, बेटा इसलिए कोई भेजा था कि तू अपनी जिंदगी उधर ही बसा लेगा। ठीक है, कह रहे पापा देखो, वो तो कमी जो है वो कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, वो तो मैं साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आ जाऊंगा, साल में 2 बार आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन बराबर से मैं ख्याल रखता रहूंगा, ठीक है ना? इधर बहुत अंधा पैसा कमा रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमा रहा हूँ मैं, पैसा भेजता रहूंगा। पिछली बार पैसा कौन भेज रहे थे? तो डिमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इस बार पैसा कौन भेज रहा है? वरुण भेज रहा है उधर से, कहाँ पे? अपनी फैमिली को। ठीक है ना? तो यहाँ पे बताओ मेरे को, डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रही है? वेरी गुड, सप्लाई हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की। तो वही लिखा है बच्चों यहाँ पे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस बाय रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है, आगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ये देखो, अंकल को देखो भाई, ग्रंथ को तो हल्के में ले रहा है क्या? ग्रंथ की बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग होती है। हाँ, बताओ सुनो, पिछली बार हमने यहाँ पे इस वाली हेडिंग में इमेज किसकी लगाई थी? शाहरुख खान साहब की लगाई थी। किसकी लगाई थी? हाँ जी। इस बार किसकी लगाई है? शेख की लगाई है। किसकी लगाई है? कम टू दुबई, कम टू दुबई नहीं, इस बार शेख को इधर बुला लिया हमने। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो इस बार शेख क्या करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा भारत के अंदर। और सुनो, जैसे हम एफडीआई कर रहे थे ना और एफआईआई कर रहे थे, ऐसे ही शेख भी हमारे यहाँ पे क्या कर सकता है? एफडीआई, डायरेक्ट असेट्स को एक्वायर करेगा। प्लीज यार सुन लो, डायरेक्टली चोट ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, इधर देखो, सब जानता हूँ यार, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है? मतलब या तो सुनो ऐसे, फिर डिसाइड कर लेते हैं आज, या तो फिर सुनो सुनो, या तो क्लास को बोरिंग बना लो फिर, ये इतना
बच्चों को लगता है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, बच्चों को ये चैप्टर इतना टफ लगता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। या तो मैं घिसे पिटे एग्जाम्पल दूंगा जो बुक में लिखे हुए एग्जाम्पल या एनसीईआरटी में लिखे वो एग्जाम्पल दे करके और बस ये काम खत्म करा दूंगा, अल्टीमेटली तुम रट लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की, कि ताकि आपका भी इंटरेस्ट आए और जिस बच्चे पे एग्जाम्पल लिया वो जिंदगी भर याद रखे कि यार मैं जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया गया था और वहीं पे मैंने शादी कर ली थी और उसका ही कॉन्सेप्ट था, भूलेगा भी नहीं वो, है ना। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी सी उंगली पकड़ाता हूँ, तुम सीधा का सीधा गला पकड़ते हो, सीधा गला पकड़ते हो तुम। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन यही है कि मैं इस तरह के एग्जांपल दूं ही ना आपको, मैं बोरिंग वाले एग्जांपल दूंगा, क्लास बिल्कुल फॉर्मल होगी, मैं यहाँ पे प्रवचन चलेगा, आस्था चैनल चलेगा, तुम सुन के चले जाना, बात खत्म। चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। फिलहाल तो शेख ने क्या करनी है, इधर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे हम एफडीआई कर रहे थे और एफआईआई कर रहे थे, ऐसे शेख क्या करेगा, एफडीआई और एफआईआई करेगा, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। अच्छा, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे धंधा चालू करता है, असेट्स एक्वायर करता है, तो वो एफडीआई। लेकिन अगर वो रिलायंस में, टाटा में या बाकी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है तो वो एफआईआई, है ना। देखो, मोस्ट अपेरेंटली उसे फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत बोलना, जैसे कल भी टेलीग्राम पे कुछ बच्चों ने लिखा था, वो होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। वो समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताई थी कि जब हम असेट्स एक्वायर करते हैं, एफडीआई करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, भाई मेरी एसेट है। लेकिन जब हम शेयर्स परचेज करते हैं ना, तो कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। वो समझाने के लिए, वो अगर आप उसके अंदर लिखोगे तो जमेगा, लेकिन अगर तुम हेडिंग में ये लिख दोगे कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा सा चल तो जाएगा, लेकिन वो इतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं रहेगा, मेरे को जो लगता है। 51% से क्या कर ली, हाँ, तो हाँ बिल्कुल, इस कंपनी के ऊपर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा इसका। 51% से ज्यादा नहीं, इनफैक्ट 50% से ज्यादा, क्योंकि 51% वाली जो लिमिट है वो तो गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए, होल्डिंग और सब्सिडी के लिए, तो क्या है, 50% की लिमिट है ना, मतलब 50% यानी कि मेजोरिटी की 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो कंपनी इसकी सब्सिडी बन जाएगी, क्या बन जाएगी। और अगर इसने 100% शेयर होल्डिंग खरीद ली इसमें, तो होली ओन सब्सिडरी हो जाएगी। सारे बच्चों को पता है ये बात। देखो, इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट विच फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर माने ये शेख, द अमाउंट विच फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द होम कंट्री, जो हमारी कंट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा, इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या इंक्रीज हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लाइक वॉलमार्ट स्टोर इन द इंडियन मार्केट। सुना है नाम वॉलमार्ट का, बताओ कहाँ पे आसपास स्टोर, चलो वेरी गुड। वॉलमार्ट का तो नाम नहीं सुना होगा, बेस्ट प्राइस का तो नाम सुना होगा, बेस्ट प्राइस की जो पेरेंट कंपनी है वो यही तो है, वॉलमार्ट, यानी कि वॉलमार्ट ग्रुप का जो है ना, वो कौन है, बेस्ट प्राइस है। अब बाहर वालों ने यहाँ पे आकर के क्या चलाया बच्चों, बोलो ना, बाहर वालों ने यहाँ पे आकर के वॉलमार्ट अपना मतलब बेस्ट प्राइस चलाया, क्या चलाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एफडीआई है या एफआईआई है, एफडीआई है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अपने यहाँ पे एक वो है, डी मार्ट का नाम सुना होगा आपने, किसका नाम सुना होगा, अगर वो उसके शेयर परचेज करते हैं, तो ये क्या है फिर, एफ आई है ये, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने धंधा चालू नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने शेयर्स परचेज किए। क्यों आयुष मलिक, समझ में आ रहा है ना, प्रशांत इधर, केशव इधर, पीछे भाई, त्यागी जी इधर, किसी को कोई डाउट, कुछ कहना सुनना, नहीं ना, आगे चल सकते हैं। तो लाइक वॉलमार्ट स्टॉल इन द इंडियन मार्केट, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज बाय फॉरनर्स, फॉरनर ने क्या किया है, शेयर्स परचेज किए, किसके, इंडियन कंपनी। मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, एक एफडीआई का दिया और एक एफआईआई का दिया। हालांकि मेरे को इस चैप्टर में नहीं पढ़ाना ये, और मैंने पढ़ाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी आपको, पढ़ना तो हमें अगले चैप्टर में है, अगले चैप्टर में और आसानी हो जाएगी तो पढ़ने में। नेक्स्ट है बच्चों स्पेकुलेशन, क्या है, स्पेकुलेशन वही सट्टेबाजी, सारी हेडिंग बिल्कुल वैसे ही चल रही है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज पीपल, सप्लाई कब कब आएगी हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी की, हु वांट टू स्पेकुलेट, जो सट्टा खेलना चाहते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी पे सट्टा खेलना चाहते हैं, उनसे सप्लाई आएगी। यही लाइन को आप थोड़ा एडजस्ट करके उधर लिख दोगे तो डिमांड में भी यही लाइन लिखी जाएगी, लेकिन जो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो नीचे वाले बुलेट का है, नीचे वाले बुलेट में मेन चीज लिखी हुई है कि कैसे होगी, वो लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज comes
व्हेन फॉरेनर वांट टू मेक गेन्स। सप्लाई कब आएगी? जब फॉरेनर क्या करना चाहेगा? डिमांड कब करेंगे हम फॉरेन करेंसी की? जब हम गेन करना चाहेंगे। और वो सप्लाई कब करेगा? जब उसको गेन मतलब उसको गेन होगा, उसको फायदा होगा। और वो कब हो सकता है? फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ आवर होम करेंसी। क्या लिखा है? आप ध्यान से सुनना। सुनो 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 सुनो। हाँ जी, क्या? आप घुमा के तो वैसे ही बोल सकते हैं, समझ में तो आ ही गया तुम्हें। सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो जैसे तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम आज कहाँ पे है? भारत में है। और मैं आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ? आपको अगर मेरी बातें इतनी समझ में आती है कि आप उसका एक फ्लिप साइड भी सोच सकते हो कि अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शब्द क्या यूज होने चाहिए, तो समझना कि मेरा मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना सार्थक हो गया है ना। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सारे बच्चों को वो नहीं बताऊंगा क्योंकि अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाएगा क्लास में कि यार पता नहीं, एक बच्चे को जो थोड़ी सी होप मिल रही है उसको यार पता नहीं बहुत सारी चीजें चल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, नहीं तो क्लास में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेबस इतना ही है। अननेसेसरली है तो चीजों को फिर कितना ही बढ़ा सकती है। जितना गहराई में जाना चाहो उतना चले जाओ, लेकिन हाँ समझ में आ रही है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ आवर होम करेंसी, अगर अगले वाला क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। क्या? किससे? हाँ, हमारी करेंसी के अप्रिसिएशन से। हमारी करेंसी के अप्रिसिएशन से इन द नियर फ्यूचर। कैसे बताऊं आपको? ध्यान से सुनना। अगले को लग रहा है कि यार मैं गेन कब करूंगा, क्या करूंगा? मैं सट्टा खेलूंगा। सट्टा हर एक इंसान इसलिए खेल रहा है कि मान लिया कि मेरे को प्रॉफिट होएगा। ये तो श्योर है कि एक पार्टी को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, लेकिन हर एक पार्टी आ इसलिए रही है उसमें कि मेरे को फायदा होगा। अब वो फायदा करना चाहता है फिरंगी अपना, ठीक है ना, फिरंगी फायदा करना चाहता है, तो हमारी करेंसी के अप्रिसिएशन से कैसा फायदा लेगा वो? आज उसने डॉलर दे करके इंडियन रूपी परचेज कर लिए। $1 देकर के कितने रुपए आए उसके पास? 80। 80 रुपीज आए। कितने आए? 80 रुपीज। लेकिन जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो एक्सचेंज रेट क्या होएगा? कम होएगा। क्या होएगा? एक्सचेंज रेट कम होएगा। तो मान लिया, इसको थोड़ा सा मैं गैप ज्यादा रखूंगा ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। 80 रुपए उसके पास है और उसने कितने दिए थे? $1। अब जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी यानी कि उनकी डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसका मतलब यही तो है। हमारी करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रही, जैसे इसने बोला, अभी ग्रंथ ने बोला, तो उनकी करेंसी क्या हो रही होगी? डेप्रिशिएट हो रही होगी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? वो क्या करेगा? वो वापस से डॉलर खरीदेगा। क्या खरीदेगा? क्या पे करके? आईएनआर पे करके, क्योंकि उसके पास तो क्या थे? आईएनआर थे। अब उसे मान लिया रेट हो गया किसका? 50 रुपए का। कितने का हुआ? 50 का। तो वो 50 रुपए दे करके क्या खरीदेगा? $1। और जब उसने डॉलर सॉरी जब उसने आईएनआर खरीदे थे तो 80 रुपए मिले थे उसे और $1 खरीदा था उसने। खरीदा था? डॉलर खरीदा था? डॉलर नहीं, मैं क्या, हाँ, आईएनआर खरीदे थे और डॉलर बेचे थे। समझ में आ रही है बात आपको? तो अभी उसके पास 30 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं समझे? उसने आईएनआर खरीदे थे 80, $1 दे करके, ठीक है ना। अब वो अपना $1 वापस ले लेगा, लेकिन आज का रेट कितना चल रहा है? 50 रुपए। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50। उसके पास 30 रुपए क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। उनको कन्वर्ट वो किस में करा लेगा? डॉलर में। तो उसको फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब जब भी ऐसा होगा, जब वो हमारी करेंसी के अप्रिसिएशन से मजा लेना चाहते हैं, तो तब तब क्या आएगी बच्चों? सप्लाई आएगी। क्या आएगी? सप्लाई। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये वाला बुलेट एक बार वापस से पढ़ लो, नीचे वाला। पक्की बात? रटा तो नहीं है? समझ में आ गया ना कि कैसे करेगा वो गेन? और जब उसे फायदा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहेगा? सप्लाई करना चाहेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं आज की, सप्लाई कर्व की। बच्चों, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है, तो वो सप्लाई क्या करना चाहेगा?
मतलब हमारे देश के अंदर सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई कैसी होगी, कम होगी। कैसे होगी, क्योंकि डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है और सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन का जो ग्राफ होता है वो आपको पता है कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। आज की क्लास मुझे पता है थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई आज की क्लास, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई भी, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि आज घर पे जाके जरूर पढ़ ले, और कल फिर मैं अगर कोई भी डाउट रहेंगे तो फिर बताऊंगा कल आपको, ठीक है ना। और कल एक बार वापस से देख करके फिर नया टॉपिक चालू करेंगे, इसको मैं जब भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि आज अननेसेसरली मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना चाहता हूँ, 5-10 मिनट ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल, ठीक है। नमस्ते। कल, हाँ बच्चों, मतलब कल से मतलब है मेरा, एक बार बुलाना।